है ना। तो उन लोगों के लिए, हाँ जी, थैंक यू रिकॉर्डिंग कर ऑन करने के लिए। तो कितने उन कॉल से कैसे बात करना है, किस तरह के लोगों से कैसे कैसे डील करनी है ना, ये सभी कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप लोग ना अगर पॉसिबल हो सके तो एक डायरी या एक कॉपी कुछ भी ऐसा ले लो जिसमें आप ये सारी चीजें लिख सको, है ना। क्योंकि लिखोगे ना तो आपको चीजें याद रहेगी कि हमें क्या क्या पूछना है। ठीक है, मैं पूरा बड़ा कुछ स्पीच नहीं लिखाऊंगा, बस 4 लाइन आपको लिखना है। ठीक है। तो आप जब भी लीड को कॉल लगाते हो ना, आई नो ना उसे आप जानते हो ना उसे हम जानते हैं। ठीक है। ना आप उसको जानते हो ना हम जानते हैं, ना वो हमें जानता है। वो हमारे लिए कोई एक दूसरा पर्सन होता है जिसे हम कुछ बताने की कोशिश करते हैं, है ना। वो हमारे लिए एक नया पर्सन रहता है, उसे हमने पहले कभी ना देखा ना समझा ना जाना, ना उसने हमें जाना। तो आपके पास ना दो चीज होनी चाहिए, दो चीज होती है जो जो जिसका उसे आपको ट्रस्ट कराना रहता है। पहला तो आपको सिस्टम पे ट्रस्ट कराना रहता है, दूसरा खुद पे ट्रस्ट कराना रहता है ना। क्योंकि जो कई सारे नए लोग हैं ना, वो इसलिए भी डरते हैं ना कि आज के डेट में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि एक सच्चाई है ना। तो सभी लोग डरते हैं इससे। तो आपको ना दो चीजें उन्हें बतानी जरूर है। वो दो चीजों का भरोसा जरूर दिलाना है, एक तो सिस्टम पे भरोसा दिलाना है, और दूसरा उन्हें आपको भरोसा दिलाना है कि आप जेन्युइन पर्सन हो। ठीक है। तो ये दो चीज कैसे होगा? पहला चीज तो ऐसे होगा सिस्टम पे, और ये दोनों चीज ना, दोनों चीज कैसे होगा ना, इसका एक ही है, मतलब एक ही कड़ी है इसका जो आपको पता चलेगा, वो है ये कि सेशन में लाना। आप अगर सेशन में लाओगे ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो पर्सन ना आप पे भी ट्रस्ट कर लेगा और सिस्टम पे भी ट्रस्ट कर लेगा। अगर आप सेशन में नहीं लाओगे, कॉल पे ही सारी बातें बताओगे ना, तो ना वो सिस्टम पे ट्रस्ट करेगा ना आप पे ट्रस्ट करेगा, है ना। तो जो भी आप पहला कॉल करो, चाहे जो भी पर्सन यहाँ पे है, आपका पहला मोटिव यही रहना चाहिए कि वो पर्सन ना आपके साथ सेशन में आ जाए, एटलीस्ट सेशन में आ जाए। क्योंकि सेशन में आने के बाद ही उसको ना आप कॉल पे क्या ही बता सकते हो। क्या बताओगे? आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब उस पर्सन के लिए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहला टर्म है ना। आप ही यही सोचो कि जब आपको पहला कॉल गया होगा तो आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम था। तो सामने वाला को भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम रहता है, उसे नहीं बिलीव होता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके कोई चीज है जिससे कोई सिस्टम बंद नहीं होता है ना। और उसे नहीं बिलीव होता है, उसे कब बिलीव होगा? जब वो देखेगा किसी चीज को ना, सुन के। कोई इंसान ना, मान के चलो आप एक पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका कोई पिक्चर आ नहीं रहा है, वो सिर्फ आप सुन रहे हो, मतलब रेडियो पे आप पिक्चर सुन रहे हो, कोई फिल्म चल रहा है रेडियो पे आप सुन रहे हो। तो आप बताओ उस फिल्म को कितना टाइम तक आप याद रख पाओगे? कोई नहीं याद रख पाएगा। लेकिन वही अगर वो फिल्म चल रहा है और आप उसे देख रहे हो, तो देखने के बाद ना आपको वो बहुत टाइम तक याद आता है। कई बार कैसा होता है, आप बैठे बैठे, मतलब 1-2 साल बाद भी आप बैठे बैठे बस उस फिल्म के बारे में सोचोगे कि कहीं आपको हंसी आ जाएगी या आप दुखी हो जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, है ना। ये होता है सभी के साथ। तो उसी तरह से जब कोई पर्सन सेशन में आता है ना, या तब वो देखता है, देखने के बाद ना मान के चलो वो 1-2 महीने 3 महीने तक ज्वाइन भी नहीं करता है, लेकिन कभी ना उसको एक कोई ऐसा बात ना स्टक हो जाता है उसके दिमाग में कि अरे हाँ, ये कुछ था, है ना। वो उसको बार बार याद दिलाते रहता है। लेकिन अगर वही वो सुनेगा ना, तो एक कान से सुनेगा दूसरे से निकालेगा, क्योंकि ना उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता, ना उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पता, ना उसे ये कम्युनिटी बेस्ड अर्निंग प्लेटफॉर्म का पता, ना उसे पता कि नॉन वर्किंग भी आता है। उसे भरोसा ही नहीं है कि काम बिना किए भी पैसा आता है ना। तो ये सब चीज, जो भी ये सारी ऑब्जेक्शन है, इसको हैंडल करने का एक ही कंडीशन है कि आप उसे सेशन में लेकर के आओ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब आप किसी को भी कॉल करते हो तो सबसे पहले तो आप ग्रीट करते हो। चाहे आप मॉर्निंग में करोगे तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, इवनिंग में करोगे तो गुड इवनिंग बोलोगे, है ना। नॉर्मली दो टाइम ही होता है, गुड आफ्टरनून 1-2 बजे तक ही होता है। उसके बाद फिर या तो आप इवनिंग में करते हो या मॉर्निंग में करते हो। तो आपको ना सबसे पहले उसे बोलना है गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग सर। अपना नाम आप बताओगे कि मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम अभिनव है और मैंने आपको एक ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कॉल किया है, ठीक है, जिसमें आप डेली बेसिस का 1000 to 1500 अर्न कर सकते हो। ठीक है। आप जानना चाहोगे इस वर्क के बारे में, तो सबसे पहले आपसे उसे कंफर्मेशन लेनी है कि वो जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता है। तो दो चीजें होंगी,
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लेना कि सबसे पहले उसको आपको क्या बताना है, उसे बताना है कि गुड मॉर्निंग, मेरा आपका जो भी नाम है, कि जैसे मेरा नाम अभिनव है तो मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिनव है और मैंने आपको एक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताने के लिए कॉल किया जिसमें आप 1000 to 1500 डेली बेसिस का अर्न कर सकते हो। क्या आप जानना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में? ठीक है, वो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर वो हाँ बोलता है तब तो ठीक है, अगर ना भी बोल देता है कि नहीं मुझे नहीं जानना है, तब आपको उसको बोलना है ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आपको अभी नहीं जानना है तो इसमें कोई इशू नहीं है, आने वाले टाइम में कभी आपको नीड हो सकती है, आप मेरा नंबर सेव करके रख लो और आने वाले टाइम में जब भी आपको नीड होगी आप मेरे से एक बार कंसल्ट बैक कर लेना। आप मेरा नंबर सेव करके रख लो ताकि आप हमें मतलब देख सको, मतलब मेरा स्टेटस वगैरह देख सको, ऐसे आप उनको बोल देना कि मेरा स्टेटस वगैरह देख सको, या फिर आप नहीं भी देखो तो कभी फ्यूचर में आपको नीड हो वर्क की तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना बोल के आपको फोन रख देना है है ना, वो नंबर सेव करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, आपको फोन रख देना है। नंबर सेव करेगा, आपको उसका नंबर सेव कर लेना है, और बाकी ये स्टेटस वो अगर नंबर सेव करेगा तो देखेगा, नहीं करेगा तो नहीं देखेगा। और अगर वो हाँ बोलता है ना, तब आपको उसको बोलना है चलिए सर बहुत बढ़िया बात है, आप एक बार ना अपना नाम बता दे प्लीज। ठीक है, एक बार ना आप अपना नाम बता दे, आप उससे उसका नाम कंफर्म करोगे और वो आपको अपना नाम बताएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि उसका नाम हो गया राजेश, नाम हो गया, ठीक है, तो वो बोलेगा जी मेरा नाम राजेश है। तो आपको उससे फिर कंफर्मेशन लेना है कि क्या आपको मैं आपके नाम से बुला सकता हूँ, है ना, क्योंकि इससे ना कॉल कुछ नहीं थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। अगर आप उसे पूछते हो कि क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ, तो इससे ना थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, मतलब उसे लगता है ना कि ये बंदा जेन्युइन है। तो आपको ना ये पॉइंट पूछना ही पूछना है कि क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ। मैक्सिमम केस में वो हाँ ही बोले कि हाँ बुला सकते हो। उसके बाद ना आपको उसे सर या मैम कह के डोनेट नहीं डिनोट नहीं करना है, उन्हें सर या मैम नहीं कहना है, उन्हें आपको उनके नाम से ही बुलाना है। जैसे राजेश है ना तो राजेश जी ही बुलाना है। ठीक है, उनको सर या मैम बोलोगे ना तो बार बार फिर थोड़ा मतलब वो दूसरे टाइप का लैंग्वेज लगता है। आप उन्हें बोलोगे ओके राजेश जी, सो जैसा कि आपने बताया कि आपको वर्क की नीड है, और ऐसे आप उसे बताते हो ओके सर जैसा कि आपने बताया आपको वर्क की नीड है, तो दोनों में अंतर होता है ना। तो आप उसे बताओ ओके राजेश जी जैसा कि आपने बताया कि आपको वर्क की नीड है। तो अब ना हम हमें ना चार इस वर्क को करने के लिए ना आपके पास चार कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो पहला कंफर्मेशन में ये लेना पड़ेगा ना कि देखो हमारा जो वर्क है ना वो क्रिप्टो से रिलेटेड वर्क है। ठीक है, हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, हमारा मेन वर्क है ना यूएसडीटी को मजबूत बनाना। ठीक है, आप किसी को भी ये बोलो, मतलब लोग पूछते हैं ना कि आपके वर्क का मकसद क्या है, मतलब क्या है, तो आप ये बोलोगे ना कि हमारे वर्क का मतलब है कि यूएसडीटी को मजबूत बनाना है, हमें यूएसडीटी थोड़ा ज्यादा मजबूत हो इसके लिए काम करना है। तो आपको उसे बताना है कि सर हमारा वर्क है यूएसडीटी को मजबूत बनाने का, हम यूएसडीटी को मजबूत बनाने का वर्क करते हैं, जो कि हम सही में करते हैं, हमारा काम ही है ना, यूएसडीटी में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यूएसडीटी मजबूत बनता है ना। तो हमारा काम ही है ये यूएसडीटी को मजबूत बनाना। तो हम उन्हें बोले सर हम यूएसडीटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं, यूएसडीटी एक स्टेबल करेंसी है, ये स्टेबल रहे इसी को हम लोग काम करते हैं, इससे डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अर्निंग भी होगा ना सर वो यूएसडीटी में ही होगा, बट हाँ आप उसे 2 मिनट के अंदर अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको यूएसडीटी या किसी मतलब यूएस डॉलर्स में अर्निंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, उनसे पूछोगे वो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर ना भी बोलता है तो आप उसे बोलना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, मतलब आप इसे 2 मिनट के अंदर अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, बट नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, जब आपको लगे कि नीड है तब आप कर लेना, है ना। इससे क्या लगेगा ना उसे कि ये मतलब उसको आपको दिखाना नहीं है कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, इससे उस पर्सन को लगेगा ना कि नहीं हो सकता है ये कुछ जेन्युइन बात हो इसलिए मना कर रहा है ना, जो कि आपको मना भी करना है। मतलब ये सोचना ही नहीं है कि मतलब हमें यूएसडीटी, क्योंकि हमारा काम है यूएसडीटी मजबूत कराना, और कोई चाह रहा है कि नहीं यूएसडीटी में अर्निंग ना हो तो हम उसे क्यों यहाँ पे इन्वाइट करेंगे, है ना। तो आप सीधा उसे बोल देना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, जब नीड होगी तब बताना, आप नंबर सेव कर लो। या फिर अगर वो हाँ बोलता है तो फिर आगे आपको उसको बोलना है कि देखो सर अब यूएसडीटी के बारे में नॉलेज तो आप एक बार सुन के ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारा वर्क ना बहुत सारे टेक्निकल जो टेक्निकल टर्म्स यूज होगा हमारा, जैसे कि हमारा वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन करता है ना। अब आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो एक कॉल के थ्रू हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए हमारा 9 बजे इवनिंग में एक जूम पे सेशन होता है जिसमें हम आपको इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं और इस वर्क के बारे में भी बताते हैं। तो क्या आप सर कंफर्टेबल हो कि 9 बजे इवनिंग में आप सेशन में आ पाओ? ठीक है,
अब इस कंडीशन में ना ज्यादातर लोग हाँ बोलेंगे, कुछ मतलब ज्यादातर लोग हाँ या ना में इस कंडीशन में जवाब देंगे। और इसमें ना कुछ लोग ना बोलेंगे ना, उनका रीजन भी जेन्युइन होगा कि मेरा नाइट में जॉब है या ये है। तो आप उनको बोलना कि ठीक है सर अगर वो ना बोलते हैं ना, तब आप उनको बोलना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए कि 9 बजे वाले सेशन में आ जाओ, बट अगर आप, हम आपको वर्क डिटेल्स का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और अगर वो पर्सन हाँ बोले ना कि हाँ मैं, तब आपको उसे वर्क डिटेल्स के वीडियो के बारे में नहीं बताना है। क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है, हमारा पता है कि हम अगर कोई वीडियो अगर 50 मिनट का है तो उसे स्किप कर करके 20 मिनट में देख जाएंगे और उससे कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब बहुत जेन्युइन लोग ही होगा जिसे सही में नीड होगी, वही 50 मिनट का वीडियो बैठ के देखेगा, नहीं तो वीडियो बैठ के कोई नहीं देखता है। लेकिन सेशन में जो आते हैं वो देखते हैं। तो आपको उनसे कंफर्मेशन लेनी है कि सर 9 बजे इवनिंग में हमारा एक वर्क डिटेल्स का सेशन होगा, जिस सेशन में हम आपको वर्क के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे। उस सेशन में आप आ सकते हो, है ना, हाँ या ना। हाँ बोलेगा तब आपको आगे बढ़ना है, ना बोलेगा तब आपको वीडियो प्रोवाइड करना है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में लोग हाँ ही बोलेंगे। तो अगर हाँ बोलेंगे तो आपको आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद उससे पूछना है कि ठीक है सर अगर आप कर लो। अभिनय सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। बस दोबारा से करता हूँ याद दिलाने के लिए। ठीक है। ये आपको उनसे पूछना है कि क्या मैं दोबारा से कॉल कर सकता हूँ आपको उसे याद दिलाने के लिए सेशन को। क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सुबह में, आप मान के चलो 1-2 बजे इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो दोपहर के 1-2 बजे तो वो शाम तक ना भूल जाते हैं। क्योंकि आपके लिए वो एक क्लाइंट है, लेकिन उनके लिए आप एक प्रोवाइडर हो। ठीक है। तो उनको वो भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। ऐसे आप 8 बजे कॉल करके उन्हें याद दिला दोगे ना, तब उन्हें याद हो जाएगा और 1 घंटे का टाइम भी बच जाता है, जिससे वो अपना वर्क को मैनेज कर लेंगे, है ना। तो आप उन्हें बता देना 8 बजे कॉल करने का परमिशन लेना, और 8 बजे उन्हें कॉल कर देना आप कि सर आपको सेशन में आना है ना। 8 बजे आप उनको कॉल कर देना और 9 बजे वो सेशन में आ जाएंगे। और अगर बोलते हैं कि नहीं मैं आ जाऊंगा ऐसे भी, तब भी आपको नंबर तो सेव करा ही लेना है, उस पर ब्रॉडकास्ट में उन्हें डाल देना है मैसेज, है ना, 8 बजे। ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा एंड फाइनल क्वेश्चन आपको ये पूछना है उनसे कि सर देखिए जैसे कि हमारा वर्क है ना यूएसडीटी में, यूएसडीटी को मजबूत करने का, है ना। तो इस वर्क को करने के लिए ना आपको भी सर यूएसडीटी बाई करनी होगी। और ज्यादा नहीं, मिनिमम 250 के यूएसडीटी को बाई करके भी आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, 250 से 300 के यूएसडीटी को भी बाई करके। लेकिन हमारा सजेस्टेड अमाउंट 1600 का रहता है। तो सर क्या आप 1600 रुपीज इस वर्क में इन्वेस्ट कर पाओगे अगर आपको वर्क पसंद आ गया तो, है ना। ये आपको ऐड करना है कि अगर आपको वर्क पसंद आ गया तो वो पर्सन या तो बोलेगा कि हाँ कर पाऊंगा या बोलेगा ना कर पाऊंगा। अगर वो हाँ कर पाऊंगा बोलेगा, तब आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है कि अगर उसने हाँ बोल दिया बस, अब वहीं पे स्टॉप हो जाना है और उसको सेशन में बढ़ा। अगर वो ना बोलता है ना, उस केस में, अगर वो पर्सन आपको ना बोलता है, उस केस में आपको उस पर्सन को बोलना है कि ठीक है सर अगर आप 1600 नहीं कर पाएंगे तो 250-300 के अमाउंट से भी आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो उसके दिमाग में है कि चलो 300 रुपए तो लग ही रहे, और फिर आप 1-2 वर्ड और ऐड कर देना कि सर देखो आज के डेट में अगर अभी रिचार्ज प्लान्स की बात की जाए तो 300 रुपए में आप 1 महीने का फोन का रिचार्ज नहीं करा सकते हो। लेकिन वो 300 रुपए में आप मतलब एक अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ऐसे हमारा सजेस्टेड अमाउंट 1600 रहता है, क्योंकि 1600 से आने के बाद ना आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर पाते हो। ठीक है। तो आप 1600 इन्वेस्ट कर पाओगे, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोले। ना बोलेगा तो आपको 250 वाला प्लान लेना है। अगर हाँ बोलेगा तो आपको फिर बोलना है कि ठीक है सर, तो अगर आप इन्वेस्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन आपको और पूछना है, सॉरी मैं मिस कर गया, ये फोर्थ में पूछना है। थर्ड में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि सर अगर आपको ये वर्क पसंद आ जाता है, या फिर फोर्थ में भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है, मतलब, या फिर ऐसे पूछ सकते हो कि सर अगर आपको ये वर्क पसंद आ गया तो आप डिसीजन खुद से लोगे या आपके पेरेंट्स लेंगे, है ना। क्योंकि ज्यादातर केस में ना या तो अगर हाउसवाइफ है तो उनके हस्बैंड डिसीजन लेते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। तो आपको उनसे ये कंफर्म करना है कि सर ये वर्क में ना डिसीजन कौन लेगा, आपके पेरेंट्स लेंगे या आप लोगे। अगर वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स लेंगे, ठीक है, तो आपको उन्हें ये बात मेंशन करनी है कि ठीक
है सर, अगर आपके पेरेंट्स ये डिसीजन लेंगे ना तो 9 बजे वाले सेशन में ना आप अपने पेरेंट्स के साथ आना, ठीक है। उनको छोड़ के मत आना, उनके साथ आना, क्योंकि उनके साथ आएंगे ना तो हो सकता है यहाँ पे आपको 2 क्लाइंट भी मिल जाए, लेकिन अगर पेरेंट्स को छोड़ के आएंगे ना तो हो सकता है पेरेंट्स मना ही कर देते हैं, मतलब ज्यादातर के पेरेंट्स ये सब वर्क के लिए मना ही कर देते हैं, हम सभी को पता है कि अगर पेरेंट्स से पूछने जाते तो लोग मना कर देते। तो उन्हें बोलना है कि आप सेशन में ले करके आइएगा उन्हें, ठीक है। और अगर वो बोलेगा कि आप ला पाओगे उन्हें, फिर यही पूछना है आप ला पाओगे हाँ या ना। अगर वो बोलता है हाँ ला पाएंगे तब तो कोई बात नहीं, आप उन्हें सेशन का लिंक भेजना, वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा। अगर ना बोलेगा तब आपको बोलना है कि ठीक है सर, बट सेशन के बाद ना आपको हम एक वर्क, मतलब आप डायरेक्टली उनको मत बताना, हमसे कंसल्ट, मतलब हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करा के बताना, या फिर हम आपको वर्क डिटेल्स का वीडियो सेंड करेंगे, वो वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा देना, ठीक है। ये आपको करना है, ये 4 क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। इसके बाद जो फिल्टर होके कस्टमर से आएगा ना, वही कस्टमर जेन्युइन होगा और वही आपके साथ आईडी लगाएगा, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी। एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन, आपको अपना नाम बता के स्टार्ट करना है ना, वो स्टार्टिंग। फिर पहला क्वेश्चन आपको यही करना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको उनसे ये करना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क है, आप क्रिप्टो में अर्निंग में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है कि आपके साथ डिसीजन कौन लेगा, आप लोग या आपके पेरेंट्स लेंगे। और चौथा क्वेश्चन आपको उनसे ये पूछना है कि इस वर्क को करने के लिए, ऐसे तो आप 250 रुपए तक से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको मिनिमम 1600 रुपए यहाँ पे हमारा सजेस्टेड अमाउंट है कि आप 1600 से स्टार्ट करो, ताकि आप आसानी से महीने का 30-40 हजार रुपए कमा लो, है ना। ये 4 क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है। क्या मैं बता दिया कि अगर कोई बोलता है कि मैं 250 भी नहीं लगा पाऊंगा, तो उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है कि 3 सर इतने में तो रिचार्ज नहीं होता, आप 1 महीने का रिचार्ज नहीं कर पाओगे। तो ये सब बात ना उसके दिमाग में, जो कस्टमर होता है ना उसके दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ये बात तो सही बोल रहा है। और फिर वो जब सेशन में आता है, देखता है, पोटेंशियल देखता है, और मतलब हम सभी को पता है कि इस वर्क से, फिनट्रिगा से ज्यादा पोटेंशियल आज के डेट में कोई और सिस्टम में नहीं, ये हम सभी को पता है, हम सभी इससे नोन है ना। तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार हैंड रेज कर ले जिनको जिनको समझ में आ गई है ना। कितने लोगों को समझ में आई है? चलिए, काफी लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि काफी हैंड रेजेस आ रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है ना। तो यही 4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे पूछना है, क्या क्या पूछना है ना। दूसरा दूसरा पोटेंशियल की मैं बात करूं, दूसरे टॉपिक की आज की मैं बात करूं, तो दूसरा टॉपिक ये है कि छोटे स्लॉट और बड़े स्लॉट में अंतर क्या है, ठीक है। आपको मैं एक चीज, एक रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, कि आप चाहे 300 की ज्वाइनिंग लगवाओ या आप 1600 की ज्वाइनिंग लगाओ, दोनों में सेम मेहनत लगता है। 1600 में भी सेम मेहनत, 300 में भी सेम मेहनत। ये हमारे दिमाग का एक पिक्चर है कि लोग 300 में कम मेहनत में, नहीं। जो 300 इन्वेस्ट कर सकता है ना, वो 1600 भी कर सकता है। 3500 7000 थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है, पर 1600 रुपए तक ना किसी के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है आज के डेट में, है ना। तो आपको एटलीस्ट ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप अगर अभी तक चौथे स्लॉट तक भी नहीं हो, तो चौथे स्लॉट तक एटलीस्ट आप पहुंच जाओ, है ना। चौथे स्लॉट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। चौथे स्लॉट पे एटलीस्ट आप लोग पहुंच जाओ, जो जो चौथे स्लॉट पे नहीं है उन सब से ये रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आप लोग चौथे स्लॉट, पांचवें स्लॉट पे हो, तो कुछ नहीं, कोशिश करो कि हर सब अपना एक एक स्लॉट बढ़ाते रहो, है ना। जब तक आप छठे स्लॉट तक ना पहुंच जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप ये कोशिश करते रहो कि हर वीक आप एटलीस्ट एक स्लॉट बढ़ाओ, क्योंकि आपको एटलीस्ट FG4 क्वालिफाई करके रहना है। नहीं तो आप इस सिस्टम को ज्वाइन करने का कोई वैसा खासा मतलब फायदा तो है, लेकिन आप बाद में ना बहुत पछताओगे कि कहाँ करोड़ों आ रहे थे, कहाँ लाखों में अटक गए, है ना। तो FG4 तक आप लोग सभी को पहुंचना है, और अगर एक बार में पॉसिबल नहीं है तो हर वीक एक एक स्लॉट बढ़ाओ, बस एक एक स्लॉट बढ़ाओ, ज्यादा नहीं, एक एक स्लॉट, है ना। हर वीक ट्राई करो कि एक एक स्लॉट बढ़ जाए,
कैसे भी बढ़े वो आपकी जिम्मेदारी है, बढ़ाना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सिंपली समझो कि छोटे स्लॉट पे वर्क करने में और बड़े स्लॉट पे वर्क करने में अंतर क्या है कि, एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन प्रॉपरली शो हो रही है ना? एक बार कोई कोच बता दे प्लीज। यस सर, हो रही है। ओके ओके, थैंक यू मैम। तो देखिए, मैं आपको ना बस एक बार ना यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हम पीडीएफ ओपन करके दिखाना चाहेंगे। ये देखो, ये सब तो हमें पता है कि इंटू का ब्लॉकचेन वगैरह है ना। जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए बस ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। मेन यही है, बाकी सब तो आपको नॉलेज के लिए है। तो ये देखो, यहाँ पे ना 5 तरीके की इनकम होती है, जिसमें वर्किंग $22,236। ठीक है, जो नए लोग हैं या जो पिछले कुछ दिन से ज्वाइन किए हैं, उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। बस ये दिखाना चाहूंगा कि अगर आप F3 टोटल वर्किंग मतलब पूरा स्लॉट अपग्रेड कर लेते हो और 4% से और पूरा स्लॉट अपग्रेड करा लेते हो, तो पूरा स्लॉट कितने तक का आता है? लगभग 10 लाख रुपए का, मतलब 10 लाख से कम, 9 लाख के ही अप्रोक्स का आता है। लेकिन एज अ पिक्चर कैलकुलेशन आसान रखने के लिए हम दिमाग में रखते हैं कि 10 लाख आता है। ठीक है, तो 10 लाख से अगर आप अपनी आईडी लगाते हो, 4% का और 10 लाख से आप आईडी लगाते हो, तो 20 लाख रुपए का आपको इनकम होता है। ये एक बात आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, 10 लाख से अपनी आईडी, 4% की 10 लाख से आईडी, मतलब 20 लाख रुपए का आपको इनकम होता है। ठीक है, अब 10 लाख रुपए तो लगाना किसी हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर छोटे सबसे छोटे आईडी से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आपका जो नॉन वर्किंग होता है, वर्किंग तो आपका होता है, नॉन वर्किंग जो होता है वो होता है 1,30,000 रुपए का। ठीक है, मतलब आप अगर 300 की आईडी लगा के छोड़ भी देते हो, तो आप 1,30,000 रुपए अर्न कर जाते हो। वो कैसे करते हो? 5 अलग अलग किस्तों में आता है, 5x5 का मैट्रिक सिस्टम काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। दूसरा, अगर आप 3,500 की आईडी लगाते हो, ठीक है, और अपने डाउन पे एक और 3,500 की आईडी लगवाते हो, तब आपकी जो टोटल इनकम होती है वो होती है 32 lakhs की, है ना। इसमें एक चीज मेंशन नहीं है कि अगर आप 1,600 की आईडी लगाते हो और एक और पर्सन की 1,600 की आईडी लगाते हो, तो 6,55,000 आपको मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3,500 की आईडी लगाते हो और एक और पर्सन की 3,500 की आईडी लगाते हो, तो 32 लाख के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जो कि आपको मिलना है, तय है ना। मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप FG4 यानी 7,200 की आईडी लगाते हो और एक और पर्सन की आप अपने साथ 7,200 की आईडी लगवा देते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 1,43 लाख के वर्किंग नॉन वर्किंग इनकम के लिए। ठीक है, और F3 प्रीमियम यानी कि आप 5 लाख की आईडी लगाते हो और एक और पर्सन की आप 5 लाख की आईडी लगा देते हो, तो आप टोटल 6 करोड़ रुपए तक के नॉन वर्किंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब आप सोचो कि आप एक पर्सन हो जिसने केवल 300 में स्टार्ट किया। ठीक है, जो कि बहुत कम रेट है, लेकिन आप वही पर्सन हो जो एक नॉर्मल सा कंप्यूटर कोर्स करने के लिए 7 से 8 हजार रुपए का खर्च कर देते हो। ठीक है, यहाँ वहां पे नॉर्मल सा कंप्यूटर कोर्स करने के लिए 7 से 8 हजार का खर्च कर देते हो, और वो 7 से 8 हजार का खर्च करने के बाद आपका जो जॉब लगता है वो लगता है 5 हजार रुपए महीने का, 6 हजार रुपए महीने का, है ना, 10 हजार रुपए महीने का। उससे ज्यादा का आपका जॉब नहीं लगता, और 10 हजार रुपए महीने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ होता ही नहीं है, 10 हजार रुपए महीने में कुछ नहीं होता है। इतना आप अगर अपने बच्चों को, या फ्यूचर में आप अगर अच्छे स्कूल में, अगर स्कूल अच्छे स्कूल तो छोड़ो, नॉर्मल किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे अगर आप 10 से 20 हजार रुपए महीने में कमा रहे हो तो, है ना। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे से उनकी नहीं हो पाएगी। अगर नॉर्मल सा CBSE स्कूल में लेके जाते हो ना, तो 2-3 हजार महीने का फीस होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर 2 बच्चे हो गए तो खत्म। 6 हजार महीने का उनका स्कूल का फीस दोगे, 6 3-4 हजार महीने का उनका मतलब आने जाने का स्कूल का
कॉस्ट होगा, भाड़ा होगा आने जाने का 3 से 4 हजार रुपए, 10 हजार वहीं खत्म हो गए। 4-5 हजार उनके खाने पीने में और अपने रहने में, 6-7 हजार, 17 हजार यहीं खत्म हो गए। तो अब जब वो लोग पिकनिक के लिए आपसे पैसे मांगेंगे तो आप क्या बोलोगे? पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, है ना? यही आप बोलोगे, यही लाइफ होगी, है कि नहीं? लेकिन यही अगर आप यहाँ पे 7 हजार लगा देते हो, 3500 अपना और अपने डाउन पे एक और 3500, जो अपनी ही आईडी मान के चलो 7 हजार की लगा देते हो, तो आज के 5 साल बाद आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि 32 लाख रुपए तो आपके पास रहेंगे, जो कि नॉर्मल एक अच्छी, मतलब एक मिडिल क्लास आप समझो कि एक अर्निंग होती है ना? आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा, भले आप उस टाइम 20-30 हजार रुपए महीने का जॉब करते रहो, आप यहाँ पे नॉन वर्किंग के लिए लगाओ, लेकिन जब आपके पास वो 32 लाख रहेंगे ना, तो आप अपने बच्चों के स्कूल के पिकनिक का, अपने घूमने फिरने का, साल में एक बार कोई हॉलीडे पे जाने का, इसके साथ साथ आप अगर कभी ऐसा बीमारी हुआ पेरेंट्स को, जैसे अगर हम लोग यंगस्टर हैं तो हम अभी मान के चलो कई लोग यहाँ पे 20 से 30 के बीच के होंगे, तो उनके पापा मम्मी मतलब 50 से 60 के बीच के होंगे, तो वो फिर 70 से 80 के बीच के आएंगे, है ना? उस टाइम तक आप 40 के रहोगे, और उस टाइम अगर आप 30 हजार महीने में कमाते रहोगे, तो जब उनका बुढ़ापा आएगा, जब उनका तबीयत खराब होगा, जब उनको फीवर होगी, तो आपको गवर्नमेंट, उनको ले जा करके आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन में लगवाना पड़ेगा, जो कि आप कतई नहीं चाहोगे कि करो, है ना? लेकिन अगर 32 लाख रहे आपके पास, तो उसमें कितना 50-60 हजार का खर्च होता है ना? अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का बात किया जाए तो 10 लाख रुपए का खर्च होता है ना? तो आप कम से कम ये मेंटेन कर लोगे, जो 7 हजार एक छोटे से मतलब कंप्यूटर कोर्स में आप लगाओगे, और उसके बाद दिन भर मेहनत करके आप 15 से 20 हजार कमाओगे, वो 7 हजार अगर आप यहाँ पे लगाते हो और कुछ काम नहीं करते हो, फिर आप नॉर्मल कोई जॉब भी करते हो, तब भी आप इस टाइप का लाइफ स्टाइल तो मेंटेन कर लोगे कि अपने पेरेंट्स को आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन में ना लगाना पड़े, और ये ना करना पड़े, मतलब आपको अपने बच्चों को ये ना बोलना पड़े कि नहीं पिकनिक के लिए पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके बाद भी 32 लाख रुपए में आप अपने तक सीमित रह के उनकी लाइफ स्टाइल बना सकते हो, ठीक है? लेकिन जब उनका टाइम आएगा ना, तो वो फिर सेम स्ट्रगल, हालांकि इसमें आपका आईडी रीजनरेट होता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम लेट लेट से आते रहेगा, है ना? तो 300 वाले में आप कुछ नहीं कर पाओगे, 1.5 लाख रुपए आपको हो जाएंगे, और वो आते रहेगा ज्यादा से ज्यादा आपका साल में, चलो मान के चलो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक का, सॉरी 3 साल में आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपए का नॉन वर्किंग आते रहेगा, आईडी रीजनरेट हो करके, है ना? पर उससे ज्यादा इनकम नहीं होगा। वही अगर आप F5+ की बात करोगे, तो हर 5 साल में आपको 32 लाख या ऐसा इनकम आपको आते रहेगा, हर 5 साल फिर 10 साल ऐसे करके आपको 32 लाख रुपए का इनकम आते रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए मतलब होगी, इसलिए जिससे ये स्लॉट है, बड़े स्लॉट पे काम करने का ये बेनिफिट है। लेकिन यही अगर आप कहीं मान के चलो अपने बच्चे को, या आप कोई कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, तो उसे पता है कि बाहर रूम लेके अगर रह के वो कॉलेज कर रहा है या अपना पढ़ाई कर रहा है, तो उसे कम से कम महीने में 8 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं, है ना? 8 हजार रुपए का उसे जरूरत होता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 8 हजार रुपए का उसको जरूरत होता है, अगर रेंट वेंट खुद देना हो तो। अब मान के चलो आप कहीं रह रहे हो बाहर, अब बाहर रह रहे हो तो वहां के रूम का आपका रेंट 5 हजार है, तो 2.5 हजार मान के चलो, दो आप एक दोस्त के साथ और रह लेते हो, तो 2.5 हजार आपके लग जाते हैं, है ना? 2.5 हजार तो आपका वहां चला गया। फिर खाने में 2 से 2.5 हजार तो लगेंगे ही लगेंगे, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, मतलब अच्छा खाना खाना है खुद से बना के, बाहर खाओगे अच्छा खाना तब तो 8 हजार में नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद से बना के खाते हो तो 3 हजार तक में आपका वो हो जाता है। तो फाइव, मतलब 5.5 हजार वहां लग गया, है ना? उसके बाद आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसका फी, आई होप 20 हजार से कम नहीं होगा 6 महीने का, है ना? यानी महीने का आपका समझो कि चलो 10 महीने का 20 हजार मान लिया, तब भी महीने का 2 हजार हो गया ना, तो 5.5 और 2 7.5 हजार हो गए। अब बचा आपके पास कितना? 500 500 रुपए में आप कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, है ना? मतलब सिर्फ जरूरत पूरा करते करते आपके पास केवल लास्ट में जाके 500 बचेगा। और यही जो पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जो सेशन में हैं, उनके पेरेंट्स को भी यही लाइफ स्टाइल वहाँ मेंटेन करना पड़ता होगा। आप मानो या ना मानो, आपको लगता होगा कि मैं 8 हजार रुपए दे देता हूँ महीने में बहुत है,
लेकिन उसके पास ना लास्ट में 500 रुपए ही बचते हैं, उसी में वो पूरा लाइफ मेंटेन करता है, मैनेज करता है। उसी में 500 में कोचिंग आने जाने का भाड़ा, तो वहां पे पैदल चला जाएगा, है ना। पैदल चले जाते हैं कई लोग। तो इस तरह से मैनेज होता है लाइफ स्टाइल, है ना। और कितना खर्च करना पड़ता है? 8,000 महीने में, यानी 2 महीने में भी आप खर्च कर देते हो तो 16,000 आपका खर्च हो जाता है ना। लेकिन वही 14,000 अगर आप यहाँ पे खर्च कर देते हो, उस टाइम आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों के लिए जो 16,000 वहां खर्च करोगे, अगर एक है तब, दो है तब, तो 16,000 आपको करने पड़ेंगे, मतलब महीने के। तो आप सिंपली समझो, अगर आप उस टाइम अगर आपको उन्हें इस तरह का डिस्टरबेंस नहीं देना है, तो आप सिंपली छठे स्लॉट तक की 2 आईडी लगा सकते हो। 14,400 रुपए आपके लगते हैं 2 आईडी लगने में। और आपको जो नॉन वर्किंग आती है, वो 1,43,00,000 की आती है। तो उस टाइम पे आप अपने, जब आपका वो लाइफ का वो मोमेंट आएगा, उस टाइम पे आप अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग के साथ साथ, ठीक है, अच्छी कोचिंग के साथ साथ, अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ साथ, अपने पेरेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाने के साथ साथ एक अच्छी गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हो। इतना पैसा होता है, जरूरी है ना। इतना पैसा जरूर होता है, 1,43,00,000 में आप इतना कुछ जरूर कर लेते हो कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हो, एक अच्छा घर ले लेते हो, या फिर अपने घर में रहते हो तो अपने बच्चों को एक अच्छा सा फ्लैट में रेंट लेवा के देते हो। ये सब चीज आप कर लेते हो, है ना। तो सोचो, अगर आप केवल 300 वाले स्लॉट पे रहते रहोगे, या 1,600 वाले स्लॉट पे रहोगे, तो उस टाइम पे आप ये सब नहीं कर पाओगे। अगर नॉन वर्किंग की बात की जाए अभी, तो फिलहाल सिर्फ हम नॉन वर्किंग की बात कर रहे हैं। वर्किंग में तो आप किसी भी स्लॉट पे रह के अच्छा इनकम कर सकते हो, फिर भी 1,600 से एटलीस्ट वर्किंग करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपका माइंडसेट केवल नॉन वर्किंग का है, तो आप ये सब मेंटेन कर सकते हो, अगर आपका बड़ा स्लॉट रहेगा तो। ठीक है। अब हमारा लास्ट नॉन वर्किंग आता है F3 प्रीमियम नॉन वर्किंग, ठीक है। अब आप मान के चलो अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हो, ठीक है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हो, बचपन से लेकर सब टाइम पे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो। तो टोटल आपका उसे पढ़ाई का खर्च ना, अगर मिनिमम भी मान के चले, तो एक कॉलेज का खर्च 3 से 4 लाख का होता है। हॉस्टल में अगर वो रहता है, स्टे करता है, तो 3 से 4 लाख आपका उसका खर्च हो जाता है, यानी 8 लाख वहां हो गए। और अगर वो आप और फिर बचपन से अपना जोड़ लो, बचपन से अगर अभी तक का जो पढ़ाई का, कॉलेज जाने तक के पढ़ाई का होता है, तो 3 से 4 लाख वहां भी खर्च होता है, यानी कि 12 लाख रुपए का आपका टोटल खर्च होता है, खर्च आता है। 12 लाख रुपए का खर्च करके आप वहां भेजते हो, या आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आप 12 लाख रुपए खर्च करके वहां जाते हो। और उसके बाद आप निकलने टाइम जॉब कितने की मिलती है आपको, वो भी कंफर्म नहीं है आज के डेट में। 50,000, 60,000 मैक्सिमम महीने का। 50,000, मैंने एमबीए किया तब मेरे को 62,000 का ऑफर हुआ, सोच लो। तो क्या होगा, एमबीए करते करते और 4 लाख और लगेंगे। जितने 4 लाख, उसमें 4 लाख और ऐड कर लो, मतलब 16 लाख रुपए आप लगाते हो। तब जाके आपको 60,000 का जॉब मिलता है, जो कि मैक्सिमम फ्यूचर में जाते जाते 10 साल बाद, आज के 10 साल बाद 1.5-2 लाख का हो जाता है ना। तो अभी 2 लाख महीना में ही हो पाता, उसमें आप मैनेज कर लोगे, सारी चीजें मैनेज कर लोगे। जाहिर सी बात है, उसमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल, मतलब एक जरूरत पूरा करने वाली लाइफ स्टाइल तो आप मैनेज कर लोगे। जितना मतलब 20 लाख रुपए साल का, उतना आप वहां पे मैनेज कर लोगे। लेकिन आपने खर्च कितना किया? 16 लाख रुपए उस चीज के लिए, है ना। लेकिन वही अगर आप F3 प्रीमियम क्वालिफाई करते हो, नॉन वर्किंग से, केवल 5 लाख अपने ही लगाते हो, 5 लाख अपने डाउन पे लगाते हो, 10 लाख रुपए आपके लगते हैं। वहां पे कितना लगा था? 16 लाख। यहाँ पे कितना लगा आपका? 10 लाख। आपका अगर 2 लाख महीने का होगा, तो साल में कितना आप कमाओगे? 24 लाख। 10 साल में कितना आप कमाओगे? 2,40,00,000। 20 साल में आप कितना कमाओगे? 4,80,00,000। 20 करोड़ से ज्यादा तो जॉब, 20 साल से तो ज्यादा जॉब करोगे नहीं। चलो मान के चलो 30 साल में आप कितना कमा लोगे, है ना। मान के चलो 25 साल में आप 6-7 करोड़ तक कमा लोगे, अगर आप 16 लाख इन्वेस्ट करके अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से जॉब पे जाते हो, है ना। इतना आप पूरे लाइफ टाइम में 5-6 करोड़ रुपए तक आप कमा लोगे। लेकिन वही अगर यहाँ पे आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, एक और पर्सन का 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कराते हो, 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, अगर मान के चलो यहाँ पे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपकी इनकम कितनी होती है यहाँ पे?
करोड़ की आपकी नॉन वर्किंग इनकम होती है ना। 6 करोड़ की आपकी नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे हो जाती है। तो आप ये सोचो कि लाइफ के हर एस्पेक्ट पे जितना आप खर्च कर चुके हो वो, और जितना आप यहाँ पे लगा देते हो वो, तो उन दोनों में ना कितना अंतर है। ये सब नॉन वर्किंग का मैं बताया जो कंफर्म है। जैसे वो आप बोलते हो ना कि चलो वहां तो कंफर्म है महीने के एंड में मिल जाएगा, यहाँ पे ये चीजें कंफर्म है वो मैं बताया। वर्किंग का अभी कोई यहाँ पे लेना देना मैंने नहीं किया है, सिर्फ नॉन वर्किंग की बताई है मैंने। तो एटलीस्ट जो भी पर्सन यहाँ पे आते हैं वो एटलीस्ट ये सोच के आओ कि हमें यहाँ पे, ये आप सोच के मत आओ कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच के आएंगे ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा लग गया, 300 लग गया, 1600, नहीं। वो आपका एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है ना। वो बैंक में रखोगे ना तो 10 साल बाद कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे रखोगे ना तो 10 साल बाद आपका क्या बन जाएगा ना, जिसका आपको खुद उम्मीद नहीं होगा कि यार इतना, है ना। कैसे पॉसिबल है? ये कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप काम करो या ना करो, लेकिन जैसे मैं तो अब इस सिस्टम पे पूरा लाइफ देने वाला हूँ, है ना। आई होप यहाँ पे बहुत सारे को होस्ट होंगे जो पूरा लाइफ देने वाले हैं, है ना। चलो एक बार मैं दिखा ही देता हूँ कि कितने लोग पूरा यहाँ पे। तो जो जो ना इस सिस्टम पे मतलब 100% लाइफ में लास्ट तक रहने वाले, एक बार हैंड रेज कर लेना प्लीज। जो जो मतलब इसी सिस्टम पे रहेंगे और कहीं मतलब इधर उधर की सोचेंगे नहीं, जो जो यहाँ पे रहेंगे, है ना। आप लोग देख सकते हो कितने लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं। 12 लोग हो चुके हैं, 13, 14, है ना। मतलब लगभग समझो कि यहाँ पे इस सेशन में 20 से 21 लोग ऐसे हैं ना जो इस सिस्टम पे अभी, जबकि 6 ही महीने हुए हैं अभी, है ना। 6 ही महीने हुए हैं अभी, तब भी 42 लोग जो इस सिस्टम पे आए हैं, उनमें से 21 लोग ऐसे हैं जो लाइफ टाइम तक इस सेशन में रहने वाले हैं, इस सिस्टम पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो न्यू ज्वाइनिंग है वो लाइफ टाइम तक इस सेशन में रहे ही नहीं, सिस्टम पे रहे नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 21 लोग काम करते रहेंगे, इनके थ्रू कम्युनिटी बनते रहेगी और उस कम्युनिटी से उन लोगों को भी पैसा आते रहेगा जो इस सिस्टम को ज्वाइन करके बीच में छोड़ के भी चले जाएंगे। ऐसा कोई और सिस्टम है ही नहीं जहां पे आप उस सिस्टम को छोड़ के चले जाओ और उसके बाद आपको उसमें से पैसा आते रहे और आपके वॉलेट में आते रहे, आप उसे निकाल सको, उसे कोई टर्मिनेट नहीं कर सके, उसे कोई हाइड नहीं कर सके, कुछ नहीं हो। आपको जो आना है वो आपको आएगा। तो इस सिस्टम की ये खास बात है और बड़े स्लॉट की ये एक और खास बात है ना। जितना बड़ा आपका स्लॉट रहेगा आप उस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कैसे नॉन वर्किंग आती है ना। 5x5 का मैट्रिक सिस्टम काम करता है। आप इस फिगर पे ये एज्यूम लगा सकते हो कि 5x5 का मैट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप 300 से आईडी लगाते हो, $2 मिलते हैं, 1 USDT इसमें होती है। आपको 5 का प्रॉफिट होता है, 3 से ऑटो अपग्रेड होता है, 2 का नेट प्रॉफिट होता है। और इसी तरह से इस ग्राफ के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 9 बजे वाले सेशन में जो नए पर्सन है वो आ सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उन्हें वो पता है कि कैसे आता है ना, 2-3 बार जो सेशन में आ चुके हैं, सारे ग्राफ को आप देख सकते हो, है ना। सॉरी। ये सारे ग्राफ को आप देख सकते हो कि कैसे कैसे नॉन वर्किंग आता है ना। तो सिंपली मैंने ना अभी तक आपको जो डिफरेंशिएशन बताया ना, ये चारों नॉन वर्किंग का बताया। अब आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि एक वर्किंग इनकम भी यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं, आपको बस एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ, आपको मैं एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम पे अगर आप आए हो, नॉन वर्किंग के लिए आए हो, आपने देख लिया कि कितना बड़ा इनकम हो सकता है, कितना कंफर्म इनकम है। वर्किंग के लिए अगर आप आए हो तो आपको ना एक चीज यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। एक डिसीजन आपको यहाँ पे ये लेना होगा कि आप एनी हाउ, मैंने आपको बता दिया है कॉल पे कैसे बात करना है, तो कल से एनी हाउ 40 कॉल दिन का आप करोगे, ठीक है। एटलीस्ट 40 कॉल आप दिन का करोगे। अगर आप 40 कॉल दिन का करते हो तो पूरे महीने में आप 1200 कॉल्स करते हो, ठीक है। 1200 कॉल्स आप पूरे महीने में करते हो और अगर आप 1200 कॉल्स पूरे महीने में करते हो तो उसका हम मानते हैं कोई भी सिस्टम होता है ना वो 10% ही चलता है। मतलब आप जितने लोगों को बताओगे ना उसके 10% लोग ही, आप अगर रूम में अपने घर में हो, घर में अगर आपके 5 सदस्य हैं, ठीक है,
तो आप अगर घर पे बोलोगे ना कि ये जो कुर्सी वहां पे रखा हुआ है उसको उठा करके वहां पे रख देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ना कि उसमें से आपके साथ अगर 5 लोग हैं ना, तो आप एक रेडी रहोगे, एक और आपके साथ कोई रेडी रहेगा, बाकी 3 लोग रेडी नहीं रहेंगे कि नहीं वही ठीक है। कोई बोले कि नहीं वहां नहीं वहां ठीक है ना। ये होता है। बोलो ये टेबल को उठा के इधर कर दे, पलंग को इधर से इधर घुमा दे, तो अपने घर पे ही आप समझोगे कि 10% की एग्रीमेंट है। तो बाहर की दुनिया में भी 10% की ही एग्रीमेंट होगी किसी भी चीज में, ह्यूमन कि किसी भी चीज में आप 10%, आप टीवी में ऐड देखते होगे ना, तो एक ऐड पे ना करोड़ों करोड़ खर्च होता है, लेकिन उन्हें पता है कि 10% ऑडियंस ही उस प्रोडक्ट को बाई करेगी, और वो 10% ना उन्हें बहुत पैसा कमा करके देगी। ठीक है। तो 10% का यहाँ पे साइकिल है, आप 10% मानो। तो 120 लोग ऐसे होंगे ना जो इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ देखना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इस वर्क को देखना चाहिए, देख के समझना चाहिए कि है क्या चीज ये, कैसे होता है, कैसे काम होता है यहाँ पे, है ना। 10% लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, 10% इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे और सेशन में आएंगे, 9 बजे वाले सेशन में आएंगे। यानी कि आप 40 कॉल करोगे ना, उसमें से 4 लोग ही 9 बजे वाले सेशन में आएंगे, 36 लोग नहीं आएंगे। 1200 में से आपके साथ 1080 लोग आपको मना कर देंगे, केवल 120 लोग आपके साथ सेशन में आएंगे। ठीक है। और 120 का भी 10% आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, कितने से, 7200 से नहीं, 1600 से, 250 से, 300 से, है ना। यानी कि 12 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और इसका भी आप हाफ कर दो, इसका भी अगर आप हाफ कर देते हो, 50% आपके साथ पूरे महीने में 7200 की आईडी तक जाएंगे। कोई नॉन वर्किंग के लिए जाएगा, कोई वर्किंग के लिए जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका 50% आपके साथ आप मतलब जाएंगे, है ना। मतलब 50% इसके आपके साथ आईडी लगाएंगे, मतलब आपके साथ 7200 की आईडी तक जाएंगे। ठीक है। और 6 में से ना अगर 7200 की आईडी तक जाते हैं, तो इसमें मैं आपको अभी सिर्फ दिखा देता हूँ कि पहले पर्सन से आपकी $11 की अर्निंग होती है। ठीक है। अगर आपके साथ कोई 7200 से आईडी लगाता है, तो पहले पर्सन से आपकी $11 की अर्निंग होती है। अगर यही सेम बात जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है, जो नए लोग हैं वो 9 बजे वाले सेशन में आएंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि कैसे आते हैं वो, है ना। $11 आपको पहले पर्सन से आता है, 75 आपको दूसरे से आता है, 68 आपको तीसरे से आता है, और चौथे से आपको ना करके आपके अपलाइन को चला जाता है, और अगेन 5 में से सेम रिपीट होता है, यानी 5 में से अगेन आपको 11 आएगा, और छठे से अगेन आपको 75 आएगा, यानी कि $240 का आपका इनकम होता है। अगर आप 6 पर्सन को महीने में ऐड करते हो तो $240 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो 21,600 रुपए का आपका पहले महीने का इनकम होता है। ठीक है। 21,600 रुपए का पहले महीने का इनकम होता है, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट अगले महीने काम होता है। लेकिन वो 6 में से ना मान के चलो अगेन 50% ना केवल नॉन वर्किंग के लिए आए हैं, कि उन्हें नॉन वर्किंग चाहिए, 1,43,00,000, वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। तो 6 का 50% कितना होता है ना। आप देख सकते हो 6 का 50, यानी 3 लोग आपके साथ नॉन वर्किंग के लेंगे, 3 वर्किंग के लिए आएंगे। और जैसे आपने 6 पर्सन को इनवाइट किया, ये तीनों भी 6 6 पर्सन को इनवाइट करेंगे। ठीक है। ये तीनों भी 6 6 पर्सन को इनवाइट करेंगे, और इन तीनों के हर चौथे पर्सन का इनकम आपको आएगा। ठीक है। इन तीनों के हर चौथे पर्सन का $75 आपको आता है। अगेन 9 बजे सेशन में आओगे तो पता चलेगा कैसे आता है। अभी इतना आता है, आप बस ये समझो, अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम सेशन में हो तो, और पहले से हो 9 बजे सेशन में आ चुके हो, तब तो आपको पता होगा कि ये आता है ना। तो यानी कि 3 पर्सन से अगर 75 75 आएगा तो 225, और प्लस 240 अगेन जो आप नेक्स्ट मंथ में 6 पार्टिसिपेंट्स ऐड करोगे, यानी 465 हो जाता है ना। 465 हो जाता है, इसको आप 90 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना होता है, 41,850। ये होता है आपके सेकेंड मंथ का इनकम। कुछ नहीं, बस 6 पर्सन को करना है, बाकी कुछ नहीं। अब यही 3 3 पर्सन जो हैं वो लास्ट स्लॉट तक जाएंगे पूरे साल भर में, आप मान लो। ठीक है। पूरा 1 से 1.5 साल का टाइम लेंगे ये लास्ट स्लॉट तक जाने के लिए। मतलब ये अगर वर्किंग करेंगे तो जैसे आप लास्ट स्लॉट तक जाओगे, ये भी लास्ट स्लॉट तक जाएंगे। तो 3 अगर पर्सन आपको महीने में मिलते हैं, तो पूरे 12 महीने में आपके पास कितने हो जाएंगे, 36 ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो लास्ट स्लॉट तक जाएंगे। यानी 36 पर्सन अगर आपके साथ लास्ट स्लॉट तक जाते हैं, तो हर चौथे पर्सन से, मतलब हर 4 पर्सन का कैलकुलेशन था $22,236 जो आपको आता था। तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो यानी कि 9 बार आपको $22,236 आएंगे, यानी कि टोटल कितना डॉलर हो जाता है, $2 लाख के अप्रोक्स, 2,124,000, है ना।
तो $2,124 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है आपका वर्किंग इनकम, 1,80,11,160, 1,80,11,160 रुपीज आपका वर्किंग इनकम होता है, जो आप अपने फ्रंट में आईडी ऐड करते हो। अब जैसे फर्स्ट ईयर में आपने 36 को ऐड किया, ये सभी भी तो वर्किंग वाले ही है ना, तो ये भी 36 36 को ऐड करेंगे, है ना। ये भी 36 36 को ऐड करेंगे, और ये भी अगर 36 36 को ऐड कर दे तो टोटल आपके पास कितने, मतलब 1296 की टीम होती है। और 1296 में से ना हर चौथे पर्सन से आपको $9,235 आता है। वो कैसे आता है आप 9 बजे सेशन में देखोगे। बाकी अभी आप ये समझो कि हर चौथे पर्सन से आपको $1,296 में से 1,296 के हर चौथे पर्सन से आपको $9,235 आएगा, यानी कि 324 लोगों से आपको $9,235 आएगा, यानी कि कितना होता है, 29,92,140, है ना। तो 29,92,140 को, है ना, आप मल्टीप्लाई करते हो 90 से तो कितना होता है, लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ से हो जाते हैं, और प्लस 1,80,00,000, यानी कि लगभग 27 करोड़ रुपए तक का आप 2 से 3 साल में अर्निंग कर सकते हो इस सिस्टम पे। ठीक है, अगर आपको मैंने मिनिमम का मिनिमम, मतलब 10% के 50% का 50% अगर आपके साथ काम करने वाले हो जाते, तो आप 27 करोड़ रुपए तक अर्निंग कर लेते हो केवल 3 साल में। और ये 27 करोड़ अगर आपको अर्निंग करना है तो कोई भी जॉब से ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी जॉब से आप नहीं कर पाओगे, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, तब भी ये बहुत मुश्किल है होना, है ना। क्योंकि हम लोग उस तरह के फैमिली से तो है नहीं कि हमारे, और ऐसा तो नहीं कि 3 साल बाद आप बंद कर दोगे। और 27 CR ये है, और प्लस तब तक 3 साल तक ना 3 करोड़ तक आपको नॉन वर्किंग इनकम भी आ ही जाएगा, है ना। तो टोटल 30 करोड़ हो जाता है। और प्लस धीरे धीरे, मतलब आप नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट ईयर 2 साल में और ज्यादा आपका इनकम हो जाएगा, उसके नेक्स्ट टर्म में आपका और ज्यादा इनकम हो जाएगा। और इस तरह से इस सिस्टम पे आप केवल 1-2 करोड़ नहीं, इस सिस्टम पे आप चाहो तो 5-5-6 हजार करोड़ भी कमा सकते हो। बस चाहने की देरी है। बस इस सिस्टम पे आप अगर लास्ट तक टिके रहते हो, हमेशा टिके रहते हो, इस सिस्टम को छोड़ के नहीं जाते हो, तो क्योंकि वर्किंग प्लान भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेरे साइड से आज इतना ही था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक बार हैंडल्स कर लो, जिसको जिसको ये चीजें समझ में आ गई वो हैंडल्स कर लो, है ना। चलो ठीक है, तो बाकी